जवान, अफसर, जेसीओ सबको समझ आ गई थी। उनका कहना ये था कि अगर औरत को छेड़ा, बच्चे को छेड़ा, कुछ दुरुपयोग किया, लूट मार की, तो मेरे से बुरा इंसान आपको नहीं मिलेगा। मेरे रैंक का मेरे साथी, मेरा बड़ा गहरा दोस्त, उसका नाम था अरुण खेतरपाल जी। खेतरपाल की इस लड़ाई में चौथे पैटर्न टैंक को गिराते गिराते मौत हो गई। अच्छा जी। और इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और मैं वहाँ चला जाऊँ, कहीं ना कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी उस टाइम चल रही थी जी। ये 1990 की बात है जी। तो इसके करते करते कहीं इनके पास एक इनविटेशन आया जी कि आप मेहरबानी करके पाकिस्तान आइए और आप वो जगह देखें जहाँ आपका बच्चा शहीद हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब को विश्वास नहीं आया कि ऐसे कैसे संदेश आ गया। इस दौरान 7 बार जब आपकी पोस्टिंग हुई है, इस दौरान आपका अनंतनाग में भी आपके साथ एक मामला हुआ था। वो क्या मामला था वो? मैंने कहा डॉक्टर साहब नुकसान क्या हुआ है? कि सर आपकी ब्लीडिंग तो आप खुद ही देख रहे हो, आपकी हड्डियां टूट गई हैं। उन्होंने गोली फायर की। अब मैं उठ के तो दूसरी पोजीशन नहीं जा सकता था, रेंग रेंग के जाता था, बिकॉज एक टांग तो गई थी मेरी जी। तो रेंग कर नई पोजीशन ली, फिर फायर किया, फिर नई, ऐसे ही एनकाउंटर होते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था अगर आप बाय रोड जाएंगे आपके रास्ते में मौत हो जाएगी, बिकॉज आपकी ब्लीडिंग हैवी है। तो हेलीकॉप्टर में पायलट बड़ा बहादुर था। बाद में मैंने बात करके उसकी जान 100% बचाई। जो गोली लगती है तो हड्डियां फैल जाती हैं, चीथड़े हड्डी के फैल जाते हैं, वो बड़े तंग करते हैं। जय हिंद के लिए कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। ऐसे ही देश की सरहदों पर सेवा करने वाले मेजर जनरल राज मेहता AVSM VSM का हमारे खास प्रोग्राम जय हिंद में स्वागत है। जय हिंद मेहता जी। जय हिंद साहब। आपने आर्मी में आना क्यों पसंद किया? आर्मी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी भाई साहब। मेरे जो बड़े भाई थे और एक छोटा भाई, ये लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्वालिफाई करके ज्वाइन कर चुके थे। जी। छोटे भाई ने मेरे बात किया। जी। इनका एडवांटेज मेरे ऊपर ये था कि ये लोग साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें ये सब्जेक्ट भी थे, इनके माहिर भी थे। मैं इन सब्जेक्ट्स में नालायक था। जी। तो मैंने अपने आप के लिए आर्ट्स की स्ट्रीम चुनी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करूं। जी। पर मेरी सोच में उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि मैं लायक बन सकूं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर के ज्वाइन कर लेता हूं, तो उस वक्त का सरकार का रूल था कि इमरजेंसी 1962 की वजह से फ़ौजी अफसर जो शॉर्ट सर्विस अफसर थे वो IAS के लिए अप्लाई कर सकते थे। जी। और उस वक्त उनके लिए एक ही सब्जेक्ट था जो आर्ट्स बेस्ड था। तो मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक तो फ़ौज का तजुर्बा हो जाएगा, भाइयों के ताने वाने नहीं सुनने पड़ेंगे। जी। और उसके बाद अगर मैं IFS में चला गया तो फिर मैं इनको सुनाऊंगा 2-4 बातें। जी सर। ये जी कारण था कि मैं फ़ौज में मैंने ज्वाइन की। जी सर। जब आर्मी में आए तो उस समय जंग का दौर आया, तो कौन सी जंग में आप शामिल हुए और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो कि उस समय आपने किया उस जंग के लिए? मैंने जी मार्च 1968 में फ़ौज को ज्वाइन किया। जी। और ज्वाइन करने के बाद मेहनत बहुत की मैंने। जी। नतीजा ये हुआ कि जब मैं पास आउट हुआ तो मैं उस फ्रैक्शन परसेंटेज में था
जो मांग सकते थे कि इन्होंने नौकरी किधर करनी है। जी मेरा रिसाले पर दिल आया हुआ था, हालांकि जो मेरे कंपनी कमांडर थे, इन्फेंट्री के थे, बड़ी इज्जत देते थे, प्यार करते थे। उन्होंने बोला तुम राजपूताना राइफल में चले जाओ। जी मैंने कहा नहीं सर, मैंने रिसाले में ही जाना है। जी और ऐसा ही हुआ, मैं रिसाले में आ गया। तो जनवरी 1969 में मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया जी एज एन ऑफिसर पटियाला में। और जिस लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं वो 1971 में हुई। उसका एक आध वाक़या मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि लड़ाई से लगभग 3 महीने पहले जी उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मैनिकशॉ, जी वो पूरे मुल्क में चारों तरफ घूम रहे थे लोगों को इत्तला करने के लिए कि आने वाली लड़ाई से उनकी उम्मीद क्या है। जी उस वक़्त हम जम्मू में डिप्लॉयड थे जी, जम्मू जी। कश्मीर में जी सांबा के पास डिप्लॉयड थे। जी तो हमने देखा उनका हेलीकॉप्टर आया, एक बड़ा हैंडसम गोरा चिट्टा अफसर, मेरी जैसी टोपी पहनी हुई थी, जी हालांकि वो गुरखा किस्म की टोपी थी। जी और उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। हम लोग सब करीब 8-10 हज़ार लोग बैठे हुए थे। जी तो थके हुए थे, लग रहा था कि बड़े थके हुए हैं, बिकॉज बाद में पता चला कि ये उनकी 14वीं या 15वीं हेलीकॉप्टर ट्रिप थी उस दिन की, जी जब अलग अलग जगह जाकर उन्होंने लोगों को बताया। जी जी और मानेकशॉ साहब बहुत बोलते थे, असलियत में बहुत कम बोलते थे। अच्छा तो उन्होंने 30 सेकंड में अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया। उन्होंने बोला तुम लोग पाकिस्तान में दाखिला लोगे, जब जाओगे हथियार से कारगर गोली चलानी है। जी जब गोली नहीं चला रहे तो तुम्हारे हाथ तुम्हारी जेबों में रहेंगे। जी समझ आ गई? जवान, अफसर, जेसीओ सबको समझ आ गई थी। उनका कहना ये था कि अगर औरत को छेड़ा, बच्चे को छेड़ा, कुछ दुरुपयोग किया, लूट मार की, तो मेरे से बुरा इंसान आपको नहीं मिलेगा। 30 सेकंड में बात खत्म। उन्होंने उस समय संदेश दे दिया था ये। पूरा संदेश दे दिया 30 सेकंड में। जी और अपनी स्टाइल में जो उनकी सलाम थी करके ऐसे लगा कि लड़ाई में तो हम जाएंगे, जीतेंगे तो हम 100%, जी बट साहब की बात को मानेंगे जी कि हाथ जेब में रहने चाहिए। जी वो एक टाइम था और आज एक दिन है। आज मैं करीब करीब 75 साल का हूँ। जी मेरे हाथ जेबी में रहे हैं। जी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे को सिर झुकाना पड़े या आंख में आंख मिलाकर ना देखना पड़े। जी 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 तो मैं ये सोचता हूँ कि सैम मैनिकशॉ ने पूरे मुल्क को और पूरी फौज को ऐसा सबक दिया, जी, जी। इतना लंबा बात करके जी, 30 सेकंड भी पार नहीं किया। जी 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 बता दिया कि देखो बंदे बनो और अपना काम दबा कर करो, बाकी मेरे पर छोड़ो। जी। तो 71 में फिर आपको कौन सी कमान मिली, आपने क्या किया उस समय? 71 में मैं लेफ्टिनेंट था जी। जी और नया नवेला मतलब सबसे पहला रैंक जो फौज का होता है वो सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है। जी। तो हालांकि मेरे 2 साल होने वाले थे, सेकंड लेफ्टिनेंट ही था। एक दिन मेरे को सीओ साहब ने बुलाया और बोला कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ जुड़ के बैठे हुए थे कि आपको पाकिस्तान में दाखिला लेना है। एक पेट्रोल जा रहा है, एक पेट्रोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जी गश्त जा रही है। जी गश्त में आप रिसाले का एक नुमाइंदा बन के जाएंगे और देखेंगे कि जिस रास्ते पे आप गए और आए क्या उसमें टैंक जा सकते हैं। जी तो मेरे को याद है कि मैं उस टाइम बच्चा था, 19 साल का होऊंगा, शायद 20 साल का था। तो डर तो थोड़ा लगा, पाकिस्तान में जा रहे थे, बट इतना ही डर था कि जो मतलब बाकियों तक कन्वे ना किया जाए। तो बाद में मेरे को एहसास हुआ यहाँ वहाँ देख कर के जो 12-15 लोग मेरे साथ जा रहे थे सब थोड़े से परेशान थे कि पाकिस्तान में जा रहे हैं। जी बट हम बड़ी इज्जत के साथ गए। अंधेरी रात थी, जी। लगभग रात के 11 बजे हम गए जी और 4 बजे सवेरे हम वापस आ गए। कोई दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ। मैंने अपना काम बड़ी तफसील से किया और आकर रिपोर्ट आप सबमिट पाकिस्तान में फिर एंटर हुए टैंक के कर। हाँ साथ? जी, टैंक के साथ नहीं, पैदल। पैदल गए आप? रास्ता देखने के लिए कि अगर इस रास्ते पे टैंक आए तो वो चल सकते हैं या नहीं। जी। तो हमने अपने पूरे रास्ते को नक्शे पर मार्किंग कर वो दी। सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस समय आपकी 71 की एक किस्म से कि आप एंटर करें पाकिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान से आपने सारा रास्ता रैकी करके और फिर वापस आए आप? नहीं, पर भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब कुछ और ही है।
और पिछले 2-3 सालों में कुछ और रंग रूप इन्होंने ले लिया है। जी तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं मानूंगा, पर इतना ही कहूँगा कि अच्छा काम मिला जी और एक तरीके से ठीक कर दिया, जी क्योंकि उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई, बड़े साहबों पर रिपोर्ट गई। तो जो आप रैकी करके आए थे जब उस समय, जी। उसका कितना अहम रहा उस लड़ाई में? आपने बताया था कि हमें भेजने का खास मुद्दा ये था कि वो जो दो गांव थे, चारवा और महाराज के, जी बिल्कुल बॉर्डर से मिलते हुए गांव थे, जी वहाँ पर हमें पता था कि पाकिस्तानी धस धस के पड़े हुए हैं। जी यही चेक करना था कि अगर हम टैंकों के साथ उन इलाकों में जाएं तो क्या जाने के रास्ते हैं, जी या उसके ऊपर बारूदी सुरंग पाकिस्तान ने बिछाई हुई है, जी कोई गड्ढे खोदे हुए हैं, जी। कोई डिच है जिस करके टैंकों को तकलीफ होगी। जी ऐसी कोई भी तैयारी उन्होंने नहीं की थी। तो हम ये रिपोर्ट लेकर वापस आ गए। बाद में जो इन जगहों पर हमला हुआ जी वो पैदल सेना का हमला हुआ, जी और ख़ास करके महाराज के पर फतेह हुई, घमासान युद्ध हुआ वहाँ पर, जी और एक कमान अधिकारी को महावीर चक्र मिला जी वहाँ पर बहादुरी दिखाने के लिए। अलावा उसके टैंकों का वहाँ जी। पर ऐसा कोई रोल नहीं था। लेकिन आपने उस समय वो टैंकों की रैकी कर ली थी कि अगर उस समय जंग में टैंक लेके जाने पड़ते तो आपको ये रैकी थी कि उन्होंने वैसी तैयारी नहीं की हुई है। असलियत में मैं आपसे ये कहूँगा कि एक पेट्रोल या गश्त के रिपोर्ट के ऊपर फौज नहीं जाती। उन्होंने उसके बाद 3-4 और गश्तें करनी थीं। जी अगर ये हुई तो उनके बारे में मेरे को इल्म नहीं है। जी जी पर जी इतना ही मैं कह सकता हूँ कि उस इलाके में टैंकों का इस्तेमाल ठीक नहीं समझा गया किसी और कारणवश, जी 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 क्योंकि 65 की लड़ाई में, ये मैं 1965 की आपको बात बता रहा जी हूँ, जी जी जो महावीर चक्र का जी, जी। अनाउंसमेंट है, ये 65 का है। जी जी तो 71 तो 6 साल बाद की बात थी। जी जी तो जी 6 साल बाद उन जगहों पर कोई हमला नहीं हुआ। जो मैं हमले की बात बता रहा हूँ, ये 65 की लड़ाई है, जी 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 जहाँ पर हमला हुआ था, जी जी और टैंक इस इलाके को कतराते हुए और गहरे चले गए थे, जी 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 सियालकोट के पास पहुँच गए थे, अच्छा अच्छा गडगोर, पसरूर, इन इलाकों के शक्कर वहाँ पर पहुँच गए थे। आपको बहुत जानकारी रही है टैंकों को लेके। उस समय के टैंक और अब टैंकों में क्या फ़र्क था उससे? उस समय जब मेरी कमिश्निंग हुई जी, तो हम सेंचुरियन टैंक में, मेरे को रेजिमेंट में दाखिला मिला। 16th लाइट कैवलरी मेरी रेजिमेंट थी और सेंचुरियन टैंक थे। सेंचुरियन टैंकों ने 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में इतिहास नया लिख दिया जी। बहुत काबिल और बहुत अच्छा टैंक था, जिसमें लड़ाई लड़ करके ऐसा लगता था कि भाई जीतना ही है, हार नहीं लिखी हुई। जो दुश्मन के टैंक थे हमारे सामने 65 में और 71, वो पैटर्न टैंक थे, और वो भी अच्छे टैंक माने जाते थे। चलाने वाले थोड़े कमज़ोर थे जी टैंक अच्छा था। पाकिस्तानियों में वो गुर्दा, वो दम, वो काबिलियत, वो सहनशीलता, वो मेहनत नहीं थी। हमारे कमान अधिकारियों ने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए थे, इतना रिहर्सल कराकर टैंक के ऊपर कि आदमी कई बार परेशान होकर उनको छोटी मोटी गाली भी दे देता था। बट ऐसी बातों ने बहुत हमें हौसला दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी। एक हमारे बड़े महान सीओ थे पूना हॉर्स के, उनका नाम था उस वक़्त लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, महावीर चक्र, बाद में परमवीर चक्र बने। 71 की लड़ाई में शकरगढ़ के इलाके में इन्होंने बेहतरीन काम किया, और इनका एक छोटा चूजा था जी मेरे रैंक का, मेरे साथी, मेरा बड़ा गहरा दोस्त, उसका नाम था अरुण खेतरपाल जी खेतरपाल की इस लड़ाई में चौथे पैटर्न टैंक को गिराते गिराते मौत हो गई, अच्छा जी और इनको जी। परमवीर चक्र से नवाजा गया। जी बहुत हैंडसम, बहुत काबिल, बहुत ऊंचे दर्जे का इंसान था, जिसने लड़ाई के कुछ महीने पहले मेरे को बताया था एक पार्टी के दौरान कि राजेंद्र, मेरा नाम राज मेहता है, राजेंद्र आने वाली लड़ाई में एक तो मेरे को बड़ा इनाम मिलने वाला है, एक मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा। अच्छा, उन्होंने पहले ही आपसे पार्टी में बोल दिया? बार में पार्टी चल रही थी संगरूर में, पूना हॉर्स का बड़ा दिन था, तो मैं वहाँ शरीक हुआ था क्योंकि ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने ही बुलाया था। हंसी मजाक में बोल गए, लोगों ने हंसी मजाक में बात टाल दी, तो मैं शराब तब नहीं पीता था, आज भी नहीं पीता,
ये बात मेरे को याद रही। और जब उनका आखिरी रेडियो पर मैसेज आया, जब इनको बोला गया कि तेरे टैंक को आग लग गई, तू पीछे हट जा, इन्होंने बोला सीओ साहब ने बोल रखा है कि पीछे मत हटो, मैं नहीं हटूंगा, इन हरामजादों को मार के रहूंगा। इसके चंद सेकंड बाद मैं उनकी रेडियो की बातचीत सुन रहा था। जी। आपसे बताया हमारे टैंक ऐसे डिप्लॉयड थे सांबा के अगले इलाके में, जहां पूना हॉर्स हमसे करीब 15 किलोमीटर आगे था। जी। रेडियो डिस्टेंस 15 किलोमीटर, घूम फिर के 60-70 किलोमीटर था। तो इनका आखिरी रेडियो मैसेज मैंने सुना जब इन्होंने बोला कि इन हरामजादों को मार के मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक इनको मार ना दूं, टैंक में आग लगी तो क्या हुआ। और इसके चंद सेकंड के बाद इनके ऊपर गोलाबारी हुई और इनकी मौत हो गई। मतलब जो टैंक आया, पाकिस्तानी टैंक, पैटर्न टैंक जिन्होंने फायर किया, वो राउंड टर्रेट में आकर टैंक के अंदर फटा और चंद सेकंड में इनको उतारा गया, नीचे लिटाया गया। इन्होंने एक गिलास पानी मांगा और चाय बनाते बनाते इनके लिए इनकी मौत हो गई। आप बहुत बहादुर इंसान, बहुत ऊंचे दर्जे का, परमवीर चक्र। सलूट है उनको। 21 मिले हैं जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उनमें विक्रम बत्रा भी है जी। और उनसे पहले अरुण खेतरपाल, पूना हॉर्स, परमवीर चक्र, मरणोपरांत। सलूट ही है उनको जी। गहरी सलूट, जितनी बार करें उतना कम है। ऐसे इंसान कम पैदा हो। गोरा, चिट्टा, स्मार्ट, हैंडसम, 6 फुट 3 कद। फादर इनके फौज के ब्रिगेडियर थे और इंजीनियर्स के थे वो शायद। और उनको बड़ा दिल थी, ख्वाहिश थी, अंदरूनी ख्वाहिश थी कि जिधर मेरे बेटी की मौत हुई, अगर नसीब खुले और मैं वहाँ चला जाऊँ। कहीं ना कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी उस टाइम चल रही थी जी। ये 1990 की बात है जी। तो इसके करते करते कहीं इनके पास एक इनविटेशन आया जी। कि आप मेहरबानी करके पाकिस्तान आइए और आप वो जगह देखें जहां आपका बच्चा शहीद हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब को विश्वास नहीं आया कि ऐसे कैसे संदेश आ गया। फिर भी ये गए और वहाँ इनको एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब मिले, उनका नाम दिमाग से उतर रहा है, ब्रिगेडियर हसन या ऐसे कुछ नाम था। बड़े अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने बड़ी इज्जत से उनको सलामी के साथ रिसीव किया और इनको शकरगढ़ ले गए, जरपाल ले गए। जरपाल के पास इनकी मौत हुई थी जी। उस जगह पर खड़ा कर दिया जहाँ शहीद हुए थे वो। हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोले, अपने घर ले गए, खातिरदारी हुई। पाकिस्तानी खातिरदारी ऊंचे दर्जे की मानी जाती है, हिंदुस्तान के बराबर मानी जाती है। ब्रिगेडियर साहब को इस वक्त थोड़ा वहम होने लगा था, कहीं ना कहीं कोई बात मेरे समझ नहीं आ रही। कौन सी बात नहीं समझ आ रही ये पता नहीं था। तो खैर खातिरदारी के बाद गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ, वापस एयरपोर्ट लेकर आए। एयरपोर्ट पर लेकर आए तो इन्होंने सलामी दी और सलामी देते देते बोला, सर एक बात मैं आपसे बताने के लिए डर रहा था, पर आपके बेटे को मैंने ही मारा। ब्रिगेडियर साहब दंग हो गए बिल्कुल और दोनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। सिपाही ऐसा ही करते हैं। उसने अपना काम किया, आपके बेटे ने अपना काम किया। बोला, सर ऐसा शहीद मैंने देखा नहीं। हमारे 3 टैंक गिरा दिए थे, मैं चौथा टैंक था। मेरी गोली उनको लगी, उनकी गोली मेरे टैंक पे लगी, दोनों टैंकों को आग लग गई। वो शहीद हो गया, मैं ज़िंदा हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे को वो हिम्मत दी थी कि एक दिन आप आएंगे और मैं आपकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा। तो ये भी असली फ़ौज है जिस करके हमें इस झंडे को सलामी जितनी बार दें उतनी कम है। 7 बार जब आपकी पोस्टिंग हुई है, इस दौरान आपका अनंतनाग में भी आपके साथ एक मामला हुआ था, वो क्या मामला था वो? बताते हुए शर्म खाता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कोई हर्ज भी नहीं है आपके सामने बताने का। 26 जनवरी का दिन था जी 1998। मैं नया ब्रिगेडियर आया था, कमांडिंग 1 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स। उस वक्त वहाँ पर इन्फेंट्री बटालियन तो थी मेरे पास 3, अलावा इसके राष्ट्रीय राइफल्स की 2 बटालियन और दी गई थी।
और एक सीआरपीएफ की बटालियन थी, एक शायद आईटीबीपी की थी। और मेरे पास करीब 5-1 हज़ार सैनिक थे, वो काफ़ी थे। पर मेरा तजुर्बा हो चुका था पहले पंजाब में, जब पंजाब को आग लगी थी तब मैं कमान अधिकारी था, जहाँ पर मौका मिला जी एनकाउंटर्स का। उसके बाद मैं डोडा में था। डोडा तो एक बड़ा ज़बरदस्त टेन्योर था जी, वो जो 1.25 साल गुजरा है, काबिल तारीफ़ था। उसके बाद यहाँ अनंतनाग आया जी तो उस दिन मेरे जितने ट्रुप थे सब बिखरे हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ आतंक होता ही होता है जी तो उसको रोकने के लिए जितने सैनिक थे सब जगह कश्मीर में फैले हुए थे। कल मैं था, मेरी क्यूआरटी थी, क्विक रिएक्शन टीम। मिनिस्टर साहब आए थे सलामी के लिए, तो वो सलामी ले रहे थे जब मेरे पास संदेश आया एक राष्ट्रीय राइफल सीओ का कि सर तकलीफ़ हो गई, 2 बंदों को गोली लग गई। तो टेररिस्ट ऐसा फायर कर रहे हैं कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, आप मेहरबानी करके डॉक्टर हो तो भेज दें। मैंने कहा मैं खुद आता हूँ। तो मिनिस्टर साहब को सलामी दी। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा काम आ गया। वो समझदार थे, मुस्कुराने लगे। अल्लाह ताला चाहे तो आप कामयाब आएंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और वहाँ से मैं चला गया। करीब 30 किलोमीटर पहाड़ों में जाना था, बर्फ़ पड़ी हुई थी जी तो एनकाउंटर की जो आवाज़ें होती हैं गोली की, तो काफ़ी दूर जाती हैं। जब हम पास आने लगे तो आवाज़ें सुनी, पहले कम सुनी, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तब तक हम करीब करीब मुकाम पे पहुंच गए थे, पहाड़ पे था जी और सीओ साहब ने बताया था कि सर नीचे जो गलियां हैं, नदी नीचे बह रही है, घने जंगल हैं, वहाँ से फायर कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार बात सुन, फायर मेरे पर भी आ रहा है। कहता सर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लोग देख लेंगे कि हमारे लिए मदद आ रही है, तो कुछ लोग हट करके, मेरे से हटकर आपकी तरफ आ गए, हालांकि मेरे ऊपर भी गोली आ रही है। जी तो जब गोलियां पत्थर पे लगने लगीं तो उनकी जो चीथड़े होते हैं ना, वो मुंह पे लगने लगे। मैंने अपना रैंक पहना था, टोपी पहनी थी, जानबूझकर बड़ी टोपी पहनी थी, छोटी पहन सकता था। मैंने कहा मुकाबले में जा रहे थे, शेरदिल होकर जाओ। तो मेरे जवान मेरी तरफ देख रहे थे कि साहब कहीं आड़ लें, तो साहब से पहले हम आड़ ले लें। मैंने कहा यार लाश लेने वाली आड़, मैं तो लेने से रहा। जी डरता मैं भी था, जी ऐसा भी शेर खान नहीं था कि मेरे को मौत का डर नहीं था। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब आए हैं तो देखी जाएगी। जी तो गोलियां आसपास लगती रही और जवानों का हौसला बढ़ता रहा, बिकॉज जनरल साहब ने ऐसे प्रिटेंड किया कि गोलियां है ही नहीं। बातचीत कर रहे थे कि देखो यार उस पत्थर के पीछे जगह लेना, तुम यहाँ लेना, तुम वहाँ लेना। तो इस बातचीत में उनकी टेंशन लेवल घट गई। एकदम मैं गिर गया तो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बाद में बताया कि करीब आप 1 मिनट के लिए बेहोश थे। डॉक्टर आया, कहते सर आपको गोली लग गई। तो मेरा जूता खोलना शुरू कर दिया। जूता खोला, दिखाया मेरे को, तो बोला कि सर आपको मॉर्फिया होती है। आपके पैर पे गोली लगी थी? हाँ जी, पैर पे गोली लगी। क्योंकि नीचे से फायर कर रहे थे, वो गोली कुछ तो सिर के लेवल पर आ रही थी, कुछ पैर के लेवल पर आ गई। जी तो मैं जब गोली लगी तो एकदम गिर ही गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नुकसान क्या हुआ है? कि सर आपकी ब्लीडिंग तो आप खुद ही देख रहे हो, आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं। अच्छा, गोली लगने से आपकी हड्डियां टूट गई थी? हाँ जी, हड्डियाँ टूट गई। वो जो पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, रेडियो अल्ना मेरे ख्याल उनका नाम, रेडियो डैश अल्ना डैश कुछ और, वो मैंने डैश की ज़िंदगी में खास परवाह नहीं की। तो वज़न डालने की कोशिश की, फिर गिर गया, बिकॉज हील तो थी ही नहीं, गिर चुकी थी। तो रेंगता हुआ मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर तेरा असली काम वहाँ था ना? कहता हाँ जी। मैंने कहा मॉर्फिया शॉर्फिया की मेरे साथ बात मत कर, इनको मैंने मारना है, कंट्रोल करना है, अब तो यहाँ से दफ़ा हो जा। हंसी मजाक में बोला, हंसने लगा। उनकी जान जाकर बचा। अपने 2-3 बंदे लेकर चला गया। हम लड़ते रहे, करीब 3 घंटे लड़ाई चलती रही जी। उन्होंने गोली फायर की। अब मैं उठ के तो दूसरी पोजीशन नहीं जा सकता था, रेंग के जाता था, बिकॉज एक टांग तो गई थी मेरी जी। तो रेंग कर नई पोजीशन ली, फिर फायर किया, फिर नई, ऐसे ही एनकाउंटर होते हैं जी। शाम तक हमने इनके बंदे ढेर कर दिए थे। एक बंदे की खूनी फिरन मिली वहाँ पर, बाकी उनकी तो लाशें मिल गई। खूनी फिरन का मतलब उसको भी गोली लगी थी, बट वो उसको उठा कर ले गए जी। आसपास 1-2 होस्टाइल गांव थे, तो गांव वाले इन चीज़ों पर निगाह रखते हैं, हो सकता है मदद की हो। इन द मीन टाइम वो जो लड़के हम बचाने चले थे उनकी तो मौत हो चुकी थी।
अच्छा। डॉक्टर वहाँ कुछ नहीं कर सके, बट जो 2 और घायल थे उनको मदद की। फिर हमारे पास वापस आए, तब तक अंधेरा हो गया था। तो लोग परेशान थे कि सर वापस चलें, नहीं तो हेलीकॉप्टर अंधेरे में उड़ने का हुक्म नहीं है। कश्मीर में 2 बजे के बाद हवाई जहाज उड़ नहीं सकते जी। जो पास है अपना बनिहाल का जो पास है वो 12 बजे तक क्रॉस करना होता है जी। विद इन द वैली। 2 बजे के बाद उड़ना अलाउड नहीं है। 6 बज चुके थे। पायलट थोड़ा घबराया हुआ था, तो पायलट को मैंने बोला हौसला रख साले, तेरे को कुछ नहीं होने वाला, जिम्मेवारी मेरी है, मैं सीनियर अफसर तेरे को लिखा हुआ दे रहा हूँ, मेरी जान बचा, मेरे को ले चल। डॉक्टर ने बोल दिया था अगर आप बाय रोड जाएंगे आपके रास्ते में मौत हो जाएगी, बिकॉज आपकी ब्लीडिंग हैवी है। तो हेलीकॉप्टर में पायलट बड़ा बहादुर था। बाद में मैंने बात करके उसकी जान 100% बचाई। उसको मैंने एक खत लिखा कह करके कि ऐसा बहादुर मैंने तो नहीं देखा, तो उसको इज्जत मिली जी। और जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर लालटेन टॉर्च लेकर के लैंड करवाया, बिकॉज रात को लैंडिंग अलाउड नहीं है हेलीकॉप्टर। जी। लैंड करवाए, बड़े खुश थे, हालांकि चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं। तो मैंने उनको बता दिया देखो भाई मैं बहुत परेशान करने वाला बंदा हूँ, मेरी टांग चोरी चुप के नहीं काट सकते, काटोगे तो मेरे से पूछ के काटोगे। जी। तो ऐसे पेशेंट कम ही आते हैं जो डॉक्टरों को गाली देते हैं या डॉक्टर किस ये सुनाई करते हैं। काबिल थे, बड़े लायक और काबिल। एक बार ले गए, ऑपरेशन किया, फिर ऐसे लगा उनको कि कुछ कसर रह गई, क्योंकि जो गोली लगती है तो हड्डियाँ फैल जाती हैं, चीथड़े हड्डी के फैल जाते हैं, वो बड़े तंग करते हैं। अगली सुबह बड़ा हेलीकॉप्टर आया, उधमपुर ले गया। उधमपुर में मेरे को बताया गया 3-4 घंटे का ऑपरेशन हुआ और मेरी टांग तो मेरे पास ही है, कुछ खास नहीं हुआ। डोडा का एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया था। आपने बताया कि डोडा में जब आप थे तो उस समय काफ़ी इनकाउंटर हुए हैं और काफ़ी आतंकियों को आपने ढेर किया है, वो मामला क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोडा का जो कंपैरिजन होता है हिंदुस्तान में वो टेक्सास के साथ होता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टेट है टेक्सास जी। जहाँ पर करीब करीब पूरे अमेरिका का तेल पाया जाता है जी। और वहाँ के लोग एक तरीके के पंजाबी या सरदार माने जाते हैं जी। काफ़ी मतलब अलर्ट और चुस्त वगैरह वगैरह। तो डोडा में तो ये हालत थी कि जिधर जाओ गोली चलती थी। जब हम गए जी 1998 97 98 में बहुत आफत थी जी। मैं एज डिप्टी कमांडर गया था जी। उससे पहले मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था। आपने डोडा मांगा था? हाँ जी मैंने स्टाफ कॉलेज में जब मेरे से पूछा गया, जो उस टाइम के कमांडेंट साहब थे जनरल बलदेव सिंह, बड़ा अच्छा रिश्ता था उनके साथ। उन्होंने बोला तू कहाँ जाएगा, दिल्ली भेजें तेरे को मिलिट्री ऑपरेशन में। मैंने कहा बाढ़ में जाए ऑपरेशन सर, मेरे को लड़ाई देखनी है। क्या साले पागल है तू, ब्रिगेडियर की ये पर्ची तेरी जेब में, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर कश्मीर जाना है, हो सकता है तो डोडा भेज दो। मैंने कहा साले डिप्टी कमांडर जाके, डिप्टी कमांडर को लो अपॉइंटमेंट। जी 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 जी। सेकंड इन कमांड के बारे में बोला जाता है ना मैं नर ना मैं नारी, मैं उप कमान अधिकारी जी। मतलब ना यहाँ का ना वहाँ का, बीच का। जी। आप ब्रिगेडियर भी नहीं हो, आप सीओ भी नहीं हो, आप बीच में लटके हुए हो। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा सर जाना ज़रूर है, लड़ाई देखनी है, देखी जाएगी। कहा ठीक है साले तू जाना चाहता है जा। तो मैं चला गया और वो जो 1.25 साल था पूछे मत। एक ख़ास इनकाउंटर में, मैं यूनिट का नाम लूँगा, बड़ी इज्जतदार यूनिट है, 5-8 गोरखा राइफल। इनके उस टाइम के सीओ कर्नल बाली थे और मेरे से परेशान थे बिकॉज हर एक एनकाउंटर में मैं इनके साथ जुड़ जाता था जी और एनकाउंटर में हिस्सा लेता था। तो और मैं उनसे ज़्यादा फिट था, मतलब वो गोरखा के सीओ थे उस टाइम, मैं काफ़ी लड़ाका था, ज़्यादा फिट था। तो पहाड़ों पे मैं जल्दी चढ़ूँ उतरूँ ज़्यादा जल्दी। कहते थे सर आप मेरे जवानों के सामने नाक कटवा दे। मैं चुप, फालतू बातें मत कर। यूनिट बड़ी अच्छी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो एक मुकाबले में भाई साहब हमने 25 का, मेरे पास खबर आई थी जी। मैं उस टाइम ऑफिशिएटिंग कमांडर था। तो कमांडर साहब थे वो परेशान थे। उन्होंने कहा साले जब तू जाता है कहने की गोलियाँ चलती, मैं जा रहा हूँ छुट्टी। तो छुट्टी गए और पुलिस ने मेरे को रिंग अप कर दिया, टेलीफोन कर दिया। बड़े अच्छे इज्जतदार एसएसपी थे। बोला सर टाइम ज़ाया मत करना, खबर को वेरीफाई करने के लिए बस निकल जाओ, वो बंदे फलानी जगह में। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ गए, 25 थे, 36 घंटे का नॉन स्टॉप। गुड़ खाया जी, शक्कर पारे खाए, कुछ नहीं खाया। खीरे एक आध खेत में मिले तो एक आध खीरा खा लिया और 25 में से 24 हमने गिरा दिए। 36 घंटे चला वो?
36 घंटे नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप 36 दिन घंटा and रात नॉन स्टॉप। और ये जो गोरखे थे ये ट्रैक सूट में थे जी, हरा ट्रैक सूट पहना हुआ था, जी ऐसे भागते थे जैसे कि मिलिटेंट भाग ही ना सके ऊपर। जी इनके लंग्स बड़े होते हैं क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, जी बड़े लंग्स की वजह से थकते नहीं हैं। जी मैं तो पंजाब का था, हम इनकी रीस नहीं कर सकते थे बट इज्जत बहुत करते थे। जी और बेशक आधा घंटा लेट आए पर पहुंच जाता था मैं मौके पर, जी तो बहुत खुश थे। दबा दब मारा और पुलिस तो बहुत ही खुश थी बिकॉज इसके बाद ये इलाका साफ हो गया। डोडा का नाम लेते हुए लोग कामते थे उस टाइम। जी। तो उसके बाद जहाँ ये यूनिट जाती थी, मजाल है एक टेररिस्ट कहीं भी दिख जाए। तो 25 टेररिस्ट में से 24 को आपने ढेर कर दिया? नहीं, मैंने नहीं किया जी, आपकी रेजिमेंट? मैं उस टाइम ऑफिशिएटिंग कमांडर था, पलटन ने ढेर किया जी। पलटन ने पूरा जी 25-30 कंपनी हमने लगा दी थी, अलग अलग। बाकी यूनिटें भी थी, वो भी बड़ी काबिल थी, तो अलग अलग लगाने का मेरा काम था जी। और मारना इनके इलाके में था, तो इन्होंने ही मारा, किसी और ने एक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया बिकॉज इन्हीं के एरिया के थे जी। और ये गोरखे जालिम थे, बहुत काबिल थे। तो आपको जंग का ही क्यों हमेशा शौक रहता था कि मेरे को लड़ाई में जाना ही जाना है? एक तो आप मेरी ताकत कह लीजिए या कमज़ोरी कह लीजिए कि हूँ मैं पंजाबी जी। हमारे ही दादे परदादों ने सिकंदर आजम को 2500 साल पहले जेलम में जी शिकस्त दी थी, बड़ी पोरस वाली जो लड़ाई थी। कुछ लोग कहते हैं हम हार गए, कुछ लोग कहते हैं हम जीत गए, सब लोग कहते हैं कि लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त थी जी। तो तब की जीनदारी है भाई साहब। ऐसे तो सब पंजाबियों में होता है, मैं कोई खास ऐसा पंजाबी नहीं जी। बाकियों जैसे मैं भी आप मानते कि पंजाबी जो कौम है एक लड़ाकू कौम भी है और देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अभी मैंने गोरखों का नाम लिया, फिर आप मेरे से बंगाली पूछिए, गुजराती पूछिए, जी। उड़िया पूछिए, महार पूछिए, जब तक आपने हिंदुस्तान फौज का रैंक पहना है वो सबसे बड़ा कवच तो वो है। अब बाकी आप किस फांक में आते हैं ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है जी। मैंने तो किसी कमज़ोर या बुज़दिल इंसान को देखा ही नहीं, बेशक डोगरा हो, गोरखा हो, राजपूत हो, आर्मर्ड कोर का हो, कहीं का हो। मैंने आपको किससे बताएं, ये बत्रा इन्फेंट्री का था, विक्रम बत्रा। इनके भाई को मैं जानता हूँ, इनकी मदर को मैं जानता हूँ, फादर को मैं सलामी देता हूँ और इनकी तो मैं इज्जत करता ही करता हूँ जी जी। तो ये सब फैले हुए हैं जी। हिंदुस्तान आर्मी, ये जो फौज है, जय हिंद का मतलब क्या हुआ? खत्म हो गई बात। आपका पूरा प्रोग्राम जय हिंद के बारे में है जी। मुल्क मजबूत है, फौज मजबूत है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। इनमें कमज़ोर कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये थे राज मेहता जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एक फौजी देश के लिए हर समय मर मिटने को तैयार रहता है। ऐसे ही देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम जय हिंद।